नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं के जननांगों के बारे में। किन के बारे में साथियों? पशुओं के जननांगों के बारे में। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं साथियों, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्लासों को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके बताइए सर नाइस क्लास। ओके, चलिए बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एनिमल्स। पशुओं के जननांग। आज हम पशुओं के जननांगों की जानकारी पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र, यानी जो नर का जनन तंत्र होता है उनके अंदर जो प्राथमिक और द्वितीयक अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ेंगे साथियों? जो नर जनन तंत्र होते हैं उनमें प्राथमिक और द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं। अगर हम प्राथमिक अंग की बात करें साथियों, तो नर में प्राथमिक अंग होता है जो क्या होता है? वषण होता है। क्या होता है साथियों? वषण होता है। अगर हम द्वितीयक अंगों की बात करें तो एक तो होता है अधिवषण, एक होता है साथियों शुक्रवाहिनियां होती है, मूत्राशय और शिशन। क्या क्या होते हैं साथियों? अधिवषण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शिशन। वषण क्या करता है साथियों? वषण है जो प्राथमिक अंग है और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है। क्या साथियों? शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है या शुक्राणु निर्माण करते हैं। द्वितीयक अंग कौन कौन से हो गए साथियों? अधिवषण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शिशन। अगर हम सहायक लैंगिक अंगों की बात करें साथियों, तो सहायक के लैंगिक अंग कौन कौन से? नर के, नर जनन तंत्र के, तो साथियों शुक्राशय, एक होती है पुरस्थ ग्रंथि, एक होती है साथियों कंद मूलिपंथ ग्रंथि। क्या होती है साथियों? शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और कंद मूलिपंथ ग्रंथि होती है। ये था हमारा नर जनन तंत्र। आपको प्राथमिक, द्वितीयक और सहायक अंगों के बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में डिटेल से नहीं पूछे जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे साथियों मादा जनन तंत्र। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राथमिक अंग, उसके बाद द्वितीयक अंग, और उसके बाद में साथियों हम इन सब की डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मादा जनन तंत्र में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कभी कभार एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 10 या 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें साथियों, उनमें प्राथमिक अंगों की बात करें, किनकी साथियों? प्राथमिक अंगों की बात करें तो इसके अंदर प्राथमिक अंग होते हैं अंडाशय या डिंब ग्रंथियां। क्या होते हैं साथियों? प्राथमिक अंग अंडाशय या डिंब ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। अगर हम द्वितीयक अंगों की बात करें साथियों, तो डिंब वाहिनी, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा साथियों गर्भाशय गिरवा और चौथा है योनि व बंग। क्या क्या होते हैं साथियों? डिंब वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा और योनि व बंग द्वितीयक अंग होते हैं। आगे साथियों हम बात करते हैं मादा जनन तंत्रों में। सबसे पहले अंडाशय या ओवेरिस की बात करेंगे। किसकी बात करें साथियों? अंडाशय या ओवेरिस की बात करेंगे। हम अंडाशय में देखते हैं साथियों जननांग का मुख्य अंग है। जो जननांग है साथियों उनमें सबसे मुख्य अंग कौन सा है? ओवेरिस या अंडाशय। ठीक है, याद रखना बेटा। अंडे व डिंब का निर्माण कहां पर होता है साथियों? अंडे व डिंब का निर्माण होता है अंडाशय या ओवेरिस में होता है। कहां पर होता है साथियों? अंडाशय या ओवेरिस में होता है। और ये क्या करता है साथियों? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन होते हैं जिनका स्त्रावण या उनका निर्माण कौन करता है साथियों? अंडाशय या ओवेरिस करते हैं। ये भी आपको याद रखना। परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? डिंबाणुशरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा लेना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों अंडाशय या ओवेरिस में होता है। पहली बात। दूसरी बात,
परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? डिंबाणु क्षरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंबाणु क्षरण कहा जाता है। एक एक चीज 5 या 6 भाग हैं, आपको ध्यान से मन लगाकर पढ़ना है। अभी आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। हमने पहले पढ़ा अंडाशय ओवेरिस, इसके अंदर हमने क्या देखा साथियों? जननांग का मुख्य अंग होता है। उसके बाद दूसरा क्या देखा था? अंडे व डिंब का निर्माण करता है। क्या करता है साथियों? अंडे व डिंब का निर्माण करता है। तीसरा हमने पॉइंट क्या देखा था? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। क्या करता है साथियों? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। उसके आगे हमने चौथा पॉइंट देखा था साथियों, परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया। क्या साथियों? परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो डिंबाणु क्षरण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? डिंबाणु क्षरण कहलाती है। अगर हमारे अगले भाग की बात करें साथियों, डिंब वाहिनी ओविडक्ट की बात करें साथियों, डिंब वाहिनियों की बात करें तो अंडाशय व गिरवा के बीच के जो अंडाशय और गिरवा के जो बीच का संपर्क का कार्य होता है साथियों, जैसे ये अंडाशय है और ये गिरवा है, इन दोनों का अगर बीच का कोई संपर्क का कार्य करता है साथियों, वो कौन करता है? डिंब वाहिनियां या ओविडक्ट करती है। और पशुओं में अंडे व शुक्राणु को मिलन या निषेचन, पशु में अंडे व शुक्राणु का मिलन या निषेचन कहां पर होता है साथियों? पुट्टन नलिकाओं में होता है। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। क्या है? पशु में अंडे व शुक्राणु का मिलन या निषेचन कहां पर होगा साथियों? पुट्टन नलिका में होगा। कहां पर होगा? पुट्टन नलिका में होगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। गर्भाशय या यूट्रस की बात करें, गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है। क्या निकलती है साथियों? गर्भाशय में जो गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है, इनके द्वारा भ्रूण के आरंभिक पोषण के लिए एक द्रव्य निकलता है। जैसे गर्भाशय के अंदर बच्चा धीरे से प्रारंभ हुआ, क्या हुआ साथियों? बच्चा बनना प्रारंभ हुआ, तो इसके लिए जो प्राथमिक पोषण होता है वो कहीं से निकलता है साथियों? गर्भाशय ग्रंथियों से निकलता है। उनमें से एक द्रव्य निकलता है जिसे गर्भाशय दुग्ध कहते हैं। गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा एक द्रव्य पदार्थ या ग्रंथियों में से दुग्ध निकलता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भाशय दुग्ध कहते हैं। याद रखना। भ्रूण का विकास कहां पर होता है साथियों? गर्भाशय या यूट्रस में होता है। याद रखना, भ्रूण का विकास हमेशा कहां पर होगा? गर्भाशय या यूट्रस में होगा। आगे हम बात करें साथियों गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स की। किसके साथियों? गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स की हम बात करें तो गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग कौन सा होता है साथियों? गर्भाशय गिरवा होती है। गर्भाशय के सबसे नीचे वाला भाग कौन सा होगा? गर्भाशय गिरवा होगी। गर्भाशय तथा योनि के मध्य में रहता है। कहां पर रहता है साथियों? गर्भाशय तथा योनि के मध्य में रहता है। गिरवा की जो लंबाई होगी साथियों 4 इंच और व्यास कितना होगा साथियों? 1 इंच होगा। गिरवा की लंबाई तो 4 इंच होगी, लेकिन इसका जो व्यास होगा साथियों 1 इंच होगा। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। जो शुक्राणु होते हैं साथियों वो कहां पर पहुंचते हैं? गर्भाशय में। किसके द्वारा पहुंचेंगे? तो गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स के द्वारा। किससे पहुंचेंगे साथियों? गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स के द्वारा। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं या कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं साथियों, कृत्रिम गर्भाधान में क्या साथियों? कृत्रिम गर्भाधान में सीमन या वीर्य को कहां पर छोड़ा जाता है साथियों? सर्विक्स में छोड़ा जाता है। सर्विक्स में छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ते हैं साथियों? ताकि जो मादा पशु है उसको गर्भ करने में आसानी रहे। यहां पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन आसानी से हो सके। क्या साथियों? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन आसानी से हो सके और मादा जल्दी से गर्भ ग्रहण करने में सक्षम रहे। क्या होता है, कभी कभी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं। क्या करा देते हैं साथियों? हम कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं, लेकिन एक मध्य चक्र होता है 21 दिन का गाय और भैंस के अंदर। कितने दिन का साथियों? 21 दिन का। उस मध्य चक्र के अंदर अगर गाय वापस बोल जाती है 21 दिनों के अंदर, तो उसका गर्भ
धारण नहीं हुआ होता है उसके वापस कृत्रिम गर्भाधान कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है साथियों? कृत्रिम गर्भाधान कराना पड़ता है। क्यों कराते हैं? क्योंकि इस समय अंडाणु और शुक्राणु का मिलन सही से नहीं हो पाया और उसकी जो मादा पशु है उसके गर्भ धारण नहीं हो पाया। इसके लिए क्या करते हैं साथियों, 21 दिन के बाद में एक मध्य चक्र होता है। उस मध्य चक्र के अंदर वापस गाय बोलती है, या कहते हैं ना हीट में आती है। हीट में आती है तो उसके अंदर वापस से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं और फिर उसके गर्भ धारण होता है। जब तक उसके सही से गर्भ धारण नहीं होगा तब तक हर 21 दिन या मध्य चक्र के अंदर पशु बोलता रहेगा। अब आपको दो शब्द आ गए साथियों, मध्य चक्र, एक होता है मध्यकाल, एक होता है साथियों मध्य चक्र। मध्यकाल क्या होता है साथियों? पशु के गर्भित होने का उचित समय। क्या होता है साथियों? पशु के गर्भित होने का जो उचित समय होता है वो क्या होता है? मध्यकाल। और दो मध्य चक्रों के बीच की अवधि, दो मध्यकालों के बीच की अवधि दो मध्यकालों के बीच की अवधि साथियों क्या कहलाती है? मध्य चक्र। मध्य चक्र कहलाती है। दो मध्यकालों के बीच की अवधि साथियों क्या कहलाएगी? मध्य चक्र कहलाएगी। और पशु के गर्भित होने का जो उचित समय होता है वो मध्यकाल होता है। अब काल यानी थोड़े से समय के लिए आएगा, मध्य में गाय थोड़े से समय के लिए आएगी, लेकिन मध्य चक्र क्या होगा साथियों? 21 दिन के टाइम पीरियड के बाद में चक्र घूमता रहेगा। उस चक्र के बाद में अगर मादा गर्भित नहीं हुई है इस टाइम, तो 21 दिन के बाद में वापस गाय हीट में आएगी और उस टाइम उसको गर्भित कराना पड़ेगा। ठीक है साथियों। गिरवा की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 4 इंच की। और व्यास कितना होगा साथियों? 1 इंच का। और जो शुक्राणु गर्भाशय में किसके द्वारा पहुंचते हैं साथियों? तो गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स के द्वारा पहुंचते हैं। आगे हम बात करें साथियों वेजाइना या योनि की। वेजाइना क्या होता है साथियों? एक नलिकाकार अंग होता है जो गर्भाशय को भंग से जोड़ती है। किसको साथियों? गर्भाशय को भंग से जोड़ती है। और वीर्य का सेचन किस में करते हैं? इसी भाग में करते हैं। वीर्य का सेचन इसी भाग में किया जाता है। ठीक है। वीर्य का सेचन किस में करते हैं साथियों? योनि या वेजाइना में करते हैं, नर पशु द्वारा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं साथियों तो सर्विक्स में वीर्य को छोड़ा जाता है। अगर हम भंग की बात करें साथियों तो मादा जनन तंत्र का सबसे बाहर खुलने वाला भाग, जो मादा जनन तंत्र या मादा जनन पंथ होता है, पथ होता है, उसका सबसे बाहर खुलने वाला भाग कौन सा होता है साथियों? वल्वा या भंग होता है। ये देखो साथियों, वल्वा या भंग सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। अभी आपने पढ़ा था ये वेजाइना है साथियों, ये सर्विक्स है जहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा छोड़ा जाता है। अगर हम प्राकृतिक गर्भाधान कराते हैं साथियों तो वेजाइना के अंदर वीर्य का सेचन किया जाता है। ये साथियों यूट्रस है, ये यहाँ पर ओवेरी है और यहाँ पर कहाँ साथियों? ओविडक्ट है। दिख रहा है सभी को? यूट्रस कहाँ पर है? ये रहा। ओवेरी कहाँ पर है साथियों? यहाँ पर होती है। और ओविडक्ट कहाँ पर होते हैं साथियों? यहाँ पर होते हैं। और ब्रॉड लिगमेंट कहाँ पर है साथियों? यहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना। और ये ब्लेंडर है, क्या साथियों? ब्लेंडर। और ऊपर क्या है साथियों? रेक्टम, ये गुद्दा है। रेक्टम या गुदा है। आपको सभी जानकारी मिल गई होगी।
आपको सभी भाग इसके अंदर ध्यान से देख पा रहे हो। हम इस क्लास का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था साथियों पशुओं के जननांग, उसके अंदर पहले हमने जनन तंत्र पढ़ा था। उसके अंदर हमने पहले प्राथमिक अंग पढ़े थे। कौन सा पढ़ा था साथियों? वर्ण। ये क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और शुक्राणु का निर्माण किससे होता है साथियों? वर्ण से होता है। अगर हम द्वितीयक अंगों की बात करें साथियों, तो अधिवर्ण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शिश्न होता है। और जो साथियों सहायक लैंगिक अंग होते हैं वो कौन कौन से? शुक्राशय है, पुरस्थ ग्रंथि और कंद मूलिपंथ ग्रंथि है। कौन कौन से साथियों? शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और कंद मूलिपंथ ग्रंथि है। अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें साथियों, उसके अंदर प्राथमिक अंग देखें तो अंडाशय व डिम्ब ग्रंथियां होती है। क्या होता है साथियों? अंडाशय व डिम्ब ग्रंथियां होती है। द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं साथियों? डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा और योनि व भंग होते हैं। अंडाशय या ओवरिस का कार्य क्या होता है? आपने अभी फोटो में देखा ही था। ओवरिस तो जननांग का मुख्य अंग है। और अंडे व डिम्ब का निर्माण कहाँ पर होता है साथियों? ओवरिस में होता है। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण या हार्मोन का निर्माण कौन कराता है साथियों? या कौन करता है? अंडाशय या ओवरिस करते हैं। आगे हमने देखा था परिपक्व डिम्ब के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? डिम्बाणु क्षरण कहलाती है। आगे हम देखा था साथियों डिम्ब वाहिनी या ओविडक्ट। अगर हम डिम्ब वाहिनी की बात करें साथियों, अंडाशय व गर्भाशय के जो बीच के संपर्क का कार्य है, अंडाशय और गर्भाशय के बीच का जो संपर्क का कार्य है वो कौन कराता है साथियों? डिम्ब वाहिनियां कराती है। और पशु में अंडे व शुक्राणु का मिलन या निषेचन कहाँ पर होता है? पशु में अंडे व शुक्राणु का मिलन व निषेचन कहाँ पर होता है साथियों? पुट्टन नलिका में होता है। कहाँ पर होता है? पुट्टन नलिका में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम गर्भाशय या यूट्रस की बात करें जिसके अंदर गर्भ होता है साथियों, गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है, सभी को पता है। गर्भाशय में क्या निकलती है? गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है। और इनके द्वारा भ्रूण के आरंभिक पोषण काल, जो भ्रूण का सर्वप्रथम विकास होना शुरू होता है, तब उसमें से एक द्रव्य निकलता है जिसे साथियों गर्भाशय दुग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय दुग्ध कहा जाता है, जो उसको पोषण प्रदान करता है, उसको आवश्यक पोषक तत्व देता है, उसको स्वच्छ रखता है। आगे हम बात करें साथियों, भ्रूण का विकास भी यहीं पर होता है, गर्भाशय में। सभी को पता है भ्रूण का विकास क्या होगा साथियों? गर्भाशय में होगा। गर्भाशय गिरवा या अगर हम सर्विक्स की बात करें साथियों, गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग होता है। गर्भाशय गिरवा क्या होती है साथियों? गर्भाशय के सबसे नीचे वाला भाग होता है। गर्भाशय तथा योनि के मध्य रहता है। कहाँ पर रहता है साथियों? गर्भाशय तथा योनि के मध्य रहता है। और गिरवा की जो लंबाई होगी साथियों वो 4 इंच की होगी। और उसका व्यास साथियों 1 इंच का होता है। जो लंबाई होती है वो 4 इंच की और इसका व्यास 1 इंच का होता है। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं साथियों? सर्विक्स के द्वारा। आगे हमने देखा था साथियों मध्यकाल और मध्यचक्र। मध्यकाल क्या होता है? पशु के गर्भित होने का उचित समय साथियों मध्यकाल होता है। और दो मध्यकालों के बीच की अवधि क्या कहलाती है साथियों? मध्यचक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्यचक्र कहलाती है। यह भी आपको याद रखना है। आगे हमने बात की थी साथियों योनि या वेजाइना की। योनि क्या होती है? एक नलिकाकार अंग होता है जो गर्भाशय को किससे जोड़ता है साथियों? भंग से जोड़ता है। भंग सबसे बाहरी भाग होता है। वीर्य का सेचन किसी भाग में करते हैं साथियों? तो वेजाइना में या योनि में करते हैं। और साथियों भंग या वल्वा की बात करें तो मादा जनन पथ का सबसे बाहरी भाग कौन सा है साथियों? भंग है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है साथियों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आपको अभी जाना नहीं है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर आपके घर में किसी ने 12th की एग्रीकल्चर एग्जाम दे रहा है या पिछली बार 12th का एग्जाम दिया और उसको कॉलेज नहीं मिली है, तो हमारे अपेक्स एग्री क्लासेज में 29 मार्च से साथियों क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा आपको अध्यापन कराया जाएगा। सारे के सारे डिजिटल क्लासरूम होंगे और 11th और 12th उसके साथ में फाउंडेशन भी चलाएंगे हम। और लॉन्ग ईयर एक टारगेट बेच रहेगा अगर उनको 2 महीने में कॉलेज नहीं मिलती है। आशा करते हैं सभी को कॉलेज मिल जाए। अगर किसी की इच्छा हो कि भाई उससे भी अच्छी कॉलेज आपको इस बार कॉलेज मिली, आपको उससे भी अच्छी लेनी है और आप एक लॉन्ग ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे टाइम पीरियड के साथ में अपनी कॉलेज लेना चाहते हैं, तो साथ ही हमारा टारगेट बेच भी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग बैच चलाए जाएंगे।
तो अपनी सीट पक्की करने के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा राजस्थान के कॉलेजों में अपना अध्यापन करने के लिए, अभी अपनी सीट पक्की करने के लिए आप कांटेक्ट कीजिए अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर में। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। आए हुए सभी कृषि वीरों को मेरा सलाम और धन्यवाद।